दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है बीट साउंड और बीट फ्रीक्वेंसी। चैप्टर वही चल रहा था, अभी ये हम लोग लगभग एंडिंग पर चल रहे हैं। तो बीट साउंड या बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो उसको समझे थोड़ा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बीट जो होता है, बीट एक्चुअल में जब दो वेव सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, जब दो वेव सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, आगे बढ़ती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी में लाइट डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस होता है, सेम नहीं होना चाहिए। तो वो जब दोनों वेव सुपर इम्पोज होती है तो एक प्रकार का जो साउंड बनाती है उसको बोलते हैं बीट साउंड। मतलब देखो, मैं यदि आपको बनाकर बताऊं, ये एक साउंड की वेव है, ठीक है, और ये जो दूसरी साउंड की वेव है, ये दूसरी साउंड की वेव है। बस इतना ध्यान देना कि ये सेम मीडियम में चलनी चाहिए, ये सेम मीडियम में चलनी चाहिए, ये सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए, तो ये दोनों आपस में सुपर इम्पोज होकर, ये क्या होगी, सुपर इम्पोज होकर ये क्या बनाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी बनाएगी, यानी बीट, एक प्रकार की बीट वेव बनाएगी। ठीक, तो ये दोनों मिलकर कुछ इस तरह की वेव बनाएगी, इस तरह से, जिसमें एम्पलीट्यूड बढ़ता घटता रहेगा, ये, ठीक है, इस तरह की ये साउंड बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से अब इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। when या आफ्टर सुपर imposition of two wave having slightly different frequency and propagate in the same direction. सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए, then it may a wave called beat, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीट कहते हैं। अच्छा, और एक बात ध्यान दें कि ये जो फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि जैसे देखें यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अपन यदि फ्रीक्वेंसी f1 मान लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है 15 हर्ट्ज, ठीक है, और f2 इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो कि 12 हर्ट्ज। तो 15 माइनस f1 माइनस f2 यदि हम निकालें तो ये कितना निकलेगा, 3, ठीक है, हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि पर सेकंड इसमें 3 बार बीट सुनाई देगी, बीट का मतलब क्या है, बीट का मतलब है कि जो साउंड में 3 बार उतार और चढ़ाव, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सुनाई देगी। ठीक, मैं आपको बीट साउंड सुनाकर बताता हूं कैसे बीट साउंड होता है। देखो, ये जो है पहली ट्यूनिंग फोर्क है,
ये जो पहली ट्यूनिंग फॉर्क है इसको बजाया गया, ठीक है, और इससे कोई साउंड बना, ये 250 की है, 250 की, ध्यान देना। अभी दूसरी ट्यूनिंग फॉर्क है, ये 238 की है, यानी इन दोनों में लगभग 12 हर्ट्ज का डिफरेंस है, ठीक है। अब दोनों एक साथ बजाई गई तो देखो यहाँ पर साउंड ऊपर नीचे हो रहा है, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स, ये जो साउंड में ऊपर नीचे, ये जो उतार और चढ़ाव, फिर से ध्यान से सुनो, अटेंशन दे। ये उतार और चढ़ाव, ये जो साउंड में समझ में आ रहा है, यही बीटिंग है। पर सेकंड जितने बार ये उतार चढ़ाव सुनाई दे रहा है, यही बीटिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये इन दोनों को ट्यूनिंग फॉर्क बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें, थोड़ा फील करें फ्रेंड्स को, थोड़ा रियलाइज करें कि क्या हमने ऐसा साउंड कहीं पर सुने हैं जब मंदिर की घंटियां बजती है तो 2 घंटी यदि एक साथ बज जाए और हम कहीं दूर पर यदि खड़े हो तो हमें इस तरह का साउंड सुनाई देता है। 2 घंटों, ये जो स्कूल की घंटियां वगैरह होती है उनमें भी 2 घंटे यदि एक साथ बज जाए तो उसमें भी बीट साउंड सुनाई देता है। चले तो फ्रेंड्स, आप, मुझे लगता है कि ये समझ गए होंगे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आपको बना बनाया ही दिखाया है। यहाँ पर ये आपकी पहली वेव है, ठीक है, जिसका y1 डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरी वेव है जिसका y2 डिस्प्लेसमेंट है, और ये इन दोनों से मिलकर एक बीट फ्रीक्वेंसी बनी है, ठीक है। तो इन दोनों इमेज से भी आप समझ सकते हो किस तरह से बीटिंग होती है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था फ्रेंड्स, एक बात समझ लें। तो ऐसा तो स्टैंडिंग वेव में भी होता था, जो स्टैंडिंग वेव में भी होता था, ऐसा बीट में भी होता है, लेकिन बीट में और वेव में थोड़ा, स्टैंडिंग वेव में थोड़ा डिफरेंस है। एक है, इसमें क्या रहता था, जो फर्स्ट डिफरेंस ये रहता था कि बोथ वेव प्रोपेगेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलती थी, यानी एक इस तरफ से चलती थी, ठीक है, और दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से चलती थी। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, यानी बोथ इन द सेम डायरेक्शन, बोथ प्रोपेगेट इन द सेम डायरेक्शन। एक तो ये समझ लेंगे। दूसरा एक्चुअल में ये रहता था कि इनमें फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल द सेम, जो फ्रीक्वेंसी रहती थी मस्ट बी सेम, और इसमें क्या रहती थी, फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट। जो फ्रीक्वेंसी होती थी इज डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती थी। अच्छा, एक और ये भी होता था कि इसमें जो वाई नेट होता था, यानी रिजल्टेंट इसका एम्पलीट्यूड आता था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता था, वो इज इक्वल, वो हर जगह क्या रहता था, इक्वल रहता था। और इसमें क्या रहता है, इसका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, वो इज कंटिन्यूस चेंज, तो वो हमेशा क्या होता रहता था, चेंज होता रहता था, ठीक है। ये 3 बातें थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना। चलिए अब अपन देखते हैं, मान लेते हैं कि पहली वाली जो वेव थी उसकी उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये, और एक सेकंड वाली आती थी जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ज्यादा रहती थी, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस रहता था। इसका जो y1 डिस्प्लेसमेंट है, इसका y2 डिस्प्लेसमेंट मान लो। तो y1 डिस्प्लेसमेंट, अच्छा दोनों एक बात ध्यान दो, हम जो दिखा रहे हैं इसको हम लोग y डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, लेकिन हमेशा ये इट हैपन ओनली इन लॉन्गिट्यूडनल वेव, it happened only in longitudinal wave,
ये केवल और केवल लॉन्गिट्यूडिनल वेव में होती थी, है ना, मतलब मीन इन साउंड वेव, मीन एंड ओनली साउंड वेव, केवल साउंड वेव में ही ऐसा होता है, बाकी और किसी वेव में नहीं होता है ना। ये तो आप स्ट्रिंग वगैरह में देखेंगे, स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। चल, तो इसका जो y1 का वेव इक्वेशन क्या रहता था, y1 का रहता था a sin ओमेगा 1t माइनस k1x। क्या किया आपने, ओमेगा 1 और k1 क्यों कर दिए, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बदल दी आपने। y2 बराबर से होता है a sin ओमेगा 2t माइनस k2x, मतलब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। और k1 और k2 क्या है, ये वेव नंबर है, वेव नंबर है। अच्छा, ये बदलेगा तो दूसरा क्यों बदलेगा, क्योंकि दोनों सेम मीडियम में जा रही है, तो सेम मीडियम में जा रही है तो वेलोसिटी यानी स्पीड तो सेम रहेगी ना। स्पीड कैसी रहती है, सेम रहती है ना। तो स्पीड यदि सेम रहती है तो इसका मतलब v का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा अपॉन के। तो ओमेगा यदि डिफरेंट है तो के भी डिफरेंट रहेगा, तभी तो v सेम रहेगा, ठीक है। तो अब यदि ये दोनों रिजल्टेंट यानी सुपर इम्पोज होती है तो सुपर इम्पोज में वाई नेट बनता है। वाई नेट का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2, और यदि दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकलेगा, वाई नेट बराबर से a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस a साइन, यहाँ पर 1 ओमेगा 2 t माइनस k2x, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग शुरू में x इक्वल टू 0 ले लें, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा 1t, ये हो जाएगा प्लस a साइन ओमेगा 2t। a कॉमन निकाल लें यदि हम, तो साइन ओमेगा 1 प्लस क्या आएगा, साइन ओमेगा 2, ठीक है। ये सब किसके बराबर है, वाई नेट के बराबर। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस साइन बी बराबर से होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। चलिए, तो अब हम यहाँ पर लगा दें 2a साइन ओमेगा 1, और ये सॉरी यहाँ टी छोड़ दिया अपन ने, टी ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t अपॉन 2 कॉस ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t डिवाइड बाय 2। चलो ये कॉमन वगैरह निकाल लेते हैं, तो वाई नेट इक्वल टू आ जाएगा 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 इंटू टी, और ये है साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन टी, ठीक है। अब आप थोड़ा समझने यहाँ पर, ये जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है, ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, ये क्या आपकी लो फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ये क्या है, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब थोड़ा समझे, जब आपको मैंने इस तरह की एक वेव बोला, ये वेव जो है, और एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा थी, जब ये दोनों वेव जुड़ती है तो इस तरह की वेव बनती है। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी वेव दिख रही, मान लो 2 वेव। अब इसमें आपको कितनी वेव दिख रही, यहाँ पर आपको 4 वेव दिख रही। अब इसमें 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो ये देखो ये 2 ही बनी है यहाँ पर भी ऊपर, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो एम्पलीट्यूड को सेट करता है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो केवल फ्रीक्वेंसी को यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेट करती है ना। ये जो लोअर वाली वैल्यू है, यानी ये जो हम लोग कह रहे हैं, ये वाला पार्ट, कॉस वाला पार्ट जो है, ये एम्पलीट्यूड को सेट करता है कि क्या एम्पलीट्यूड होगा, कितना एम्पलीट्यूड होगा, ये सेट करेगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करेगा, ठीक है।
तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाई टी, ये जो है फ्रिक्वेंसी को सेट करता है, इसको सॉरी एम्पलीट्यूड को सेट करता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब y नेट बराबर से निकलेगा ए आर साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये जो निकला है ये एक बीट फ्रीक्वेंसी का नेट एम्पलीट्यूड निकला, नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकली है। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट निकली है तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, यानी हम ये लिख सकते हैं y नेट बराबर से a साइन ओमेगा टी का ही तो रूप है। इसका मतलब ये है क्या, ये SHM का इक्वेशन है। ये किसका इक्वेशन है, SHM का इक्वेशन है। मतलब जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है या बीट वेव होती है एक्चुअल में SHM होती है। SHM होती है कैसे, आप उसको फील करोगे, देखो मतलब समझने यहाँ पर कि एक वेव जब इस तरह से आ रही है, ठीक है, और एक जब दूसरी वेव इस तरह से आ रही, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल जो है इसको क्या हो रहा है कि ये क्या चाह रहा है, ये इसको ऊपर ले जाना चाह रहा है, मान लो ये नीचे ले जाना चाह रहा है। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर जब यहाँ से यहाँ तक, दोनों जब सेम यहाँ से यहाँ तक होता है तो कई बार ये पहले क्या रहता है, पहले लोअर एम्पलीट्यूड से SHM करता है और फिर इसको हाई एम्पलीट्यूड से SHM करता है, फिर लो एम्पलीट्यूड से SHM करता है, फिर हाई एम्पलीट्यूड से SHM करता है। मतलब एक ही पार्टिकल जो रहता है शुरू में वो थोड़ा सा क्या होगा, देखो इस तरह से मूव करेगा, फिर थोड़ा सा और मूव करेगा, फिर थोड़ा और मूव करेगा, फिर थोड़ा धीरे मूव करेगा, फिर और थोड़ा धीरे मूव करेगा, फिर और थोड़ा धीरे मूव करेगा, फिर बिल्कुल नहीं करेगा, फिर थोड़ा और मूव करेगा, मतलब फिर ये थोड़ा और मूव करेगा, इस तरह से। मतलब एक पार्टिकल देखो वो सिंगल ही पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल पहले मूव किया, फिर और मूव किया, फिर और मूव किया, फिर और मूव किया, फिर कम मूव किया, फिर कम मूव किया। मतलब एक ही पार्टिकल अपनी जगह पे कभी धीरे 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 फिर बढ़कर फिर कम। तो इसी तरह से साउंड होता है वाव 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 वाव, इस तरह का जो साउंड आता है वो एक ही पार्टिकल का आता है। इस साउंड को थोड़ा ध्यान से फिर से सुनो, ये देखिए ये साउंड, उसको सुने यहाँ पर, ये साउंड को थोड़ा ध्यान से सुनो। चलिए हम लेकर आएंगे y नेट बराबर से ए आर साइन ओमेगा टी या ओमेगा 1 प्लस टी ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इसका मतलब मैंने बोला कि साउंड पहले बढ़ता फिर घटता है, जो साउंड बढ़ता है। अब यदि साउंड बढ़ता है इसका मतलब है कि जो y नेट है वो मैक्सिमम है, जो y नेट है वो t पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी एम्पलीट्यूड हाई है, तो जो y नेट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो y नेट मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड हाईएस्ट होना चाहिए, यानी सॉरी AR जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। और AR की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड कर रही है, कॉस पर डिपेंड कर रही है, यानी कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन मल्टीप्लाई टी, ये मैक्सिमम होना चाहिए। कॉस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होती है बताओ, कॉस की वैल्यू होती है 0 पर होती है, पाई पर होती है, 2 पाई पर होती है, 3 पाई पर होती है और आगे होती है। इसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाई टी। ओमेगा को हम लोग 2 पाई एफ लिख सकते हैं, 2 पाई f1 माइनस 2 पाई f2 अपॉन 2 टी बराबर से 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। पाई से पाई यदि कट गया तो f1 माइनस f2 और 2 से 2 भी कट गया, t बराबर से कितना आएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन आएगा। इसका मतलब है कि t बराबर से कितना आएगा 0 आएगा, 1 अपॉन f1 माइनस f2 आएगा, 2 अपॉन f1 माइनस f2 आएगा, 3 अपॉन f1 माइनस f2 आएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि हम t1 बराबर से क्या ले सकते हैं
F1 माइनस F2 ले सकते हैं, T2 बराबर से क्या ले सकते हैं, 2 अपॉन F1 माइनस F2 ले सकते हैं, T3 बराबर से क्या ले सकते हैं, 3 अपॉन F1 माइनस F2 ले सकते हैं। अब मतलब कितने समय बाद हमें मैक्सिमम सुनाई देगा, ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम वी लिसन हाई साउंड। तो हम कितने समय बाद हाई साउंड सुनते हैं, तो T2 माइनस T1 ले लें, यानी T बराबर से क्या ले लें हम, T2 माइनस T1 ले लें, या T3 माइनस T2 ले लें, या T4 माइनस T3 ले लें। सब एक ही बात बराबर आनी, करके देखो। मान लो T बराबर से 2 अपॉन F1 माइनस F2 माइनस 1 अपॉन F1 माइनस F2 यदि हम निकालेंगे तो इसका मतलब है क्या निकलेगा, 1 अपॉन F2 माइनस F1 निकलेगा। ठीक है, इतने समय बाद हमें क्या होता है, आफ्टर 1 अपॉन F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ चेंज कर लेंगे। आफ्टर 1 अपॉन F1 माइनस F2 सेकेंड वी लिसन मैक्सिमा मतलब इतनी देर में हमें एक मैक्सिमा सुनाई देता है, 1 मैक्सिमा सुनाई देता है, इतने सेकंड में एक मैक्सिमा सुनाई देता है, तो फिर इसका मतलब है कि अंडर 1 सेकेंड विलिसन कितने मैक्सिमम मिलेंगे हमें, F1 माइनस F2 मैक्सिमम मिलेंगे हमें। अरे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में जितने मैक्सिमम मिलते हैं, जितने बार ऊंचा साउंड सुनाई देता है, वही तो बीट फ्रीक्वेंसी है। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, F1 माइनस F2। ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो F1 माइनस F2 निकालो, दोनों फ्रीक्वेंसी का जितना भी डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इसकी बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। ध्यान देना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पर सेकेंड नंबर ऑफ बीट इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 सेकंड में जितना भी बीट हमें सुनाई देता है वही क्या कहलाती है, इसकी बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, याद रहेगा फ्रेंड्स, है ना। चलिए, अब ऐसे मिनिमम भी सुना हो सकता है, यानी आपको यदि रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम होने के लिए कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए, यानी ω1 माइनस ω2 ये क्या होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम होने के लिए इसका मतलब है कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस की मिनिमम वैल्यू 90 पर होती है, यानी π/2 पर होती है, या 3π/2 पर होती है, या 5π/2 पर होती है, या एंड सो ऑन पर होती है। यदि इसको हम लोग क्या करेंगे, यदि 2π कॉमन कर लेंगे तो ये क्या निकलेगा, F1 माइनस F2 t अपॉन 2 π/2 3π/2 5π/2 एंड सो ऑन। तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो ये t बराबर से क्या मिलेगा, 1/2 F1 माइनस F2 कॉमा 2 अपॉन F1 माइनस F2 कॉमा 5/2 F1 माइनस F2, ये निकलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, T1 बराबर से 1/2 ब्रैकेट में F1 माइनस F2 होगा, T2 बराबर से 3/2 F1 माइनस F2 होगा, और T3 बराबर से 5/2 F1 माइनस F2 होगा। और यदि आपको बीट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो T बराबर से फिर वही मिलेगा, किसी में से भी घटा दो, अगले में से पिछले वाले को घटा दो, F2 में से T2 में से हम T1 को घटा देते हैं, तो मैं यही घटा देता हूँ, 3/2 F1 माइनस F2 माइनस 1/2 F1 माइनस F2, यदि घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपॉन क्या मिलेगा, F1 माइनस F2 ही मिलेगा।
मतलब वही की वही केस आ गया। मतलब हमें 1/f1 - सेकंड में एक मैक्सिमा सुनाई दे रहा है, सॉरी एक मिनिमा सुनाई दे रहा है, एक मिनिमा सुनाई दे रहा है। इसका मतलब है कि एक सेकंड में हमें f1 - f2 मिनिमा सुनाई देगा। तो इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ मिनिमा सुनाई दे रहा पर सेकंड, वही तो क्या इसकी बीट फ्रीक्वेंसी है। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f1 - f2। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमने बीट फ्रीक्वेंसी दोनों तरह से निकाल दी है। कैसे भी आप निकाल सकते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों के मान लो f1 बराबर से आपको दिया है 500 हर्ट्ज, ठीक है, और f2 बराबर से दिया हुआ आपको 491 हर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि बीट फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी, इसकी बीट फ्रीक्वेंसी निकलेगी इसकी 9 हर्ट्ज। घटा लेंगे आप, है ना, घटा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बीट फ्रीक्वेंसी भी हो गई फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में पहला है अ ट्यूनिंग फॉर्क 512 हर्ट्ज frequency make 4 beat per second with a piano. The beat frequency decreased to 2. The beat frequency decreased to 2 per second when tension in piano तो आपको बताना है what is the initial frequency आफ्टर टेंशन। चलिए, तो एक पियानो है। पियानो में मतलब हम ये समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए एक कोई स्ट्रिंग समझ लेते हैं। स्ट्रिंग में क्या रहता है कि ये जो यहाँ दोनों तरफ से ये एंड से बंधा हुआ है। अब इसकी जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी दी गई है 512 हर्ट्ज, और इसकी जो बीट दी गई है शुरू में इसकी जो बीट थी कितनी थी, 4 बीट, ठीक है, पर सेकंड। और F2 पूछा गया, F2। अब F2 क्या होता है, एक बात समझ लें, यहाँ पर 512 प्लस माइनस 4 ही हो सकती है। तो या तो क्या होगा, या तो 516 हर्ट्ज होगी या 508 हर्ट्ज होगी। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि व्हेन इट गिव टेंशन, इसको क्या होता है, टेंशन देंगे इसको। जैसे ही हम लोग क्या देंगे, इसको टेंशन देंगे, तो टेंशन देते ही फॉर्मूला फ्रेंड एक क्या होता है, V बराबर से होता है एक फॉर्मूला इस तरफ देखेंगे, F इज इक्वल टू होता है 1/2L √T/μ। तो इसका मतलब है कि जब भी टेंशन देते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। अब वो क्या कह रहा है, बीट साउंड अब क्या हो गया है, आफ्टर टेंशन बीट कितनी, अब इसकी जो बीट साउंड हो गई वो कितनी हो गई, 2 हर्ट्ज पर सेकंड हो गई है। इसका मतलब है कि अब 512 हर्ट्ज से
फ्रीक्वेंसी ±2, यानी या तो हो गई होगी 510 हर्ट्ज हो गई होगी, या 510 + 2 यानी यहाँ पर या तो 514 हर्ट्ज हो गई होगी। ठीक है, अब देखो जब टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, तो पहले 516 थी, तो 516 से बढ़कर देखो आई है क्या, नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि 516 तो आंसर नहीं हो सकता। 508 यदि हर्ट्ज लेते हैं तो 510 भी बढ़ सकती है या 514 भी हो सकती है, मतलब 508 हर्ट्ज रही होगी, तभी या तो 10 आएगी बढ़ाने के बाद, टेंशन बढ़ाने के बाद, या तो 10 आई होगी या 14 आई होगी। ठीक है, तो मतलब इसकी जो F2 फ्रीक्वेंसी रही होगी वो क्या रही होगी, 508 हर्ट्ज, क्योंकि यदि 516 होती तो 516 से तो फिर बड़ी फ्रीक्वेंसी हमें मिल ही नहीं रही, तो इसका मतलब है कि 516 तो नहीं हो सकती, इसका मतलब 508 हर्ट्ज रही होगी, तभी वो बढ़कर 10 या 14 हो गई होगी। तो ठीक है, तो इसका आंसर था 508 हर्ट्ज। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। अ ट्यूनिंग fork A and B, मतलब दो ट्यूनिंग फॉर्क है, बीट साउंड 4 बीट पर सेकेंड है। ठीक है, और F1 की फ्रीक्वेंसी दी गई है 440 हर्ट्ज। ठीक है, आर्म B is loaded with wax so that beat frequency become 6 per second. Find natural frequency of B fork। तो आपको सिंपल ये बोला गया है कि जो दो फॉर्क आपको दी गई ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी, ये ए है और ये बी है, और ए की जो है आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी दी गई है और वो कितनी है 440 हर्ट्ज। F1 की वैल्यू दी गई है, बीट दी गई है इस बार 4 बीट। ठीक है, तो F2 क्या हो सकता है, F2 440 ± 4 ही हो सकता है। इसका मतलब या तो 444 हर्ट्ज होगा या 436 हर्ट्ज होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस पे हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर वैक्स लगा दिए, बी पर क्या लगा दिए, वैक्स लगा दिए, और जब वैक्स लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इसकी आर्म मोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब यदि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई तो वो क्या कह रहा है कि अभी बीट साउंड कितना है, अब बीट जो है 6 है, कितना है 6, मतलब या तो 440 को तो चेंज किए नहीं हमने, तो 440 ± 6, यानी यहाँ तो यह होगा 440 हर्ट्ज, या हो गया होगा 434 हर्ट्ज। तो देखिए हम क्या ले रहे थे, हम ले रहे थे पहले जब बीट साउंड थी तब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती थी, या तो हो सकती थी 444 हर्ट्ज या हो सकती थी 436 हर्ट्ज। यदि मान लो 444 होता और उस पर वैक्स लगाते तो फ्रीक्वेंसी घटनी चाहिए थी, 444 से घटकर कितनी 446 तो आ नहीं सकती। यदि 444 हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो ये 446 तो हो नहीं सकती क्योंकि बढ़ रही, फ्रीक्वेंसी घटना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि 444 के साथ 446 को नहीं ले सकते। अब 444 यदि लेते हैं तो निश्चित रूप से 434 हर्ट्ज हो सकती है, यस, और मान लेते हैं कि 436 हर्ट्ज होती तब भी 446 नहीं हो सकती क्योंकि वो बढ़ रही है, तब हम क्या ले सकते हैं 434 हर्ट्ज हो सकती है निश्चित। अब 444 यदि नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो भी पॉसिबल है, 436 लेते हैं तो भी पॉसिबल है, लेकिन 444 यदि हम
नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो वो घटकर कितनी आ रही है 434, और जिसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 10 हर्ट्ज का अंतर आ रहा है। और कभी भी बीट साउंड जो है 10 हर्ट्ज पे नहीं सुनाई देता, तो 2 पे तो सुनाई दे सकता है, 36 से 34 पे सुनाई देता है बीट साउंड, 10 पे नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि 444 नहीं हो सकती, बल्कि 436 हर्ट्ज ही उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी रही होगी। ठीक है। कई बार फ्रेंड्स क्या हो जाता है, स्क्रैपिंग कर देते हैं। स्क्रैपिंग जब करते हैं तो ध्यान देना, स्क्रैपिंग जब भी करेंगे तो हमेशा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। मतलब जैसे ये कोई फॉर्क है, इसको थोड़ा छील दिया जाएगा ना, पील ऑफ कर देंगे इसको। क्या कर देंगे इसको? पील ऑफ। तो पील ऑफ करोगे तो क्या होगा, थोड़ा पतला हो जाएगा, इससे फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी घट गई थी, वैसे ही पील ऑफ करोगे तो क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसको करके देख लेंगे फ्रेंड्स। और ये चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।